आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय खुफिया इतिहास के एक ऐसे मिशन की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे आधिकारिक रूप से कभी दर्ज ही नहीं किया गया। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये ऑपरेशन सेल जीरो की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत है जहां देश की सुरक्षा और लाखों लोगों की जान महज चंद सेकंड्स के फासले पर टिकी थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे हालात की जब देश के सर्वोच्च नेता पर जानलेवा हमले की पक्की खबर मिलती है और उसे रोकने के लिए बचे हैं सिर्फ 96 घंटे। समय बहुत कम है और खतरा बहुत बड़ा। आइए सीधे उस खौफनाक पल में चलते हैं। रात का 1 बज रहा था। जगह थी इंदौर और एक विशाल मंच के ठीक नीचे कुछ ऐसा चल रहा था जो पूरे देश का इतिहास बदल कर रख सकता था। वहां नीचे का नजारा बेहद डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और एक छोटी सी टॉर्च की पीली रोशनी लोहे के एक फ्रेम पर पड़ रही थी। सामने एक डिजिटल डिस्प्ले था जिस पर लाल बत्ती लगातार ब्लिंक कर रही थी और सबसे खौफनाक थे वो नंबर जो तेजी से पीछे की तरफ भाग रहे थे। 30 सेकंड। मेजर चौहान, जिन्होंने अपने 22 साल के करियर में 47 बॉम्ब डिफ्यूज किए थे, आज उनकी उंगलियां भी कांप रही थी क्योंकि इस बम में एक बेहद खतरनाक बूबी ट्रैप लगा हुआ था। सामने रखा था पूरे 5 किलो IDX, मतलब 50 मीटर के दायरे में लोहे को भी पिघला देने की ताकत। और वहां मेजर के ठीक बगल में मौजूद थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। मौत को बिल्कुल सामने देखकर भी उनकी आवाज में गजब की शांति थी। उन्होंने बिना घबराए मेजर से कहा, मेरी तरफ मत देखो, बम की तरफ देखो। गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जिंदगी और मौत का वो क्षण था, चाहे एक छोटी सी भी चूक पूरे राष्ट्र पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन ये सब यहां तक पहुंचा कैसे? आइए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। तो आइए देखते हैं 96 घंटे पहले की स्थिति, जब पहला खुफिया इंटरसेप्ट मिला था। चलिए इस टाइमलाइन के जरिए समझते हैं कि कैसे हर गुजरता हुआ मिनट इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। 96 घंटे पहले वो पहली खुफिया जानकारी मिलती है, फिर 48 घंटे पहले जमीन पर एक अंडरकवर निगरानी शुरू होती है और फिर आता है हमले से ठीक 1 रात पहले का वो वक्त जब बम को सेट किया गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि तबाही कितनी करीब आ चुकी थी। शुरुआत होते है साउथ ब्लॉक के उस शांत कमरे से जहां अचानक अजीत डोभाल की टेबल पर रखा एक सिक्योर फोन बज उठता है। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस लाल रंग में 2 शब्द ब्लिंक कर रहे थे, रेड अल्फा। ये कोई आम अलर्ट नहीं था। रेड अल्फा कोड का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब देश पर कोई ऐसा खतरा मंडरा रहा हो जिसे टाला ना जा सके। दुबई में मौजूद शैडो कोड नेम वाले एजेंट से जो मैसेज मिला था, आधी रात को तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। खुफिया जानकारी एकदम साफ थी। दुबई से एक एन्क्रिप्टेड संदेश मिला है, टारगेट हाई वैल्यू है, यानी सीधे प्रधानमंत्री। लोकेशन है इंदौर की एक पब्लिक रैली और समय सीमा 96 घंटे से भी कम। कमरे में मौजूद SPG ने तुरंत इस इवेंट को रद्द करने की सलाह दी, लेकिन डोभाल का रुख एकदम साफ था। प्रधानमंत्री खतरे से डरकर पीछे नहीं हटेंगे, रैली कैंसिल नहीं होगी। और यहीं से जन्म होता है एक ऐसी टीम का जिसका सरकारी कागजों में कोई वजूद ही नहीं था, सेल जीरो। सिर्फ 8 लोगों की एक ऑफ द बुक्स खुफिया टीम। शर्त इतनी सी थी कि अगर ये टीम फेल हुई तो सरकार इन्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। इस टीम का एक बहुत अहम हिस्सा था 28 साल का एक युवा IB ऑफिसर विक्रम प्रताप सिंह। एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह चलता था और जो डेटा में वो कनेक्शन ढूंढ लेता था जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की नजरों से बच जाते हैं। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो बाहर नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर ही मौजूद था। अब इस जानकारी का सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला हिस्सा ये है, विक्रम ने बिना सोए लगातार 3 महीने के डेटा को खंगाला और 40 से ज्यादा एन्क्रिप्टेड मैसेज ट्रैक किए। और सच सामने आया, दुश्मन पुलिस की वर्दी में था। इंदौर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर अकरम शेख। एक तरफ उसका 18 साल का एकदम बेदाग पुलिस रिकॉर्ड जिसकी ड्यूटी खुद प्रधानमंत्री की बाहरी सुरक्षा में लगी थी, और दूसरी तरफ वो एक स्लीपर सेल का हिस्सा था जो सीधे दुबई के हैंडलर रशीद मलिक के संपर्क में था। लेकिन डोभाल ने यहां एक बड़ी रणनीतिक चाल चली। उसे तुरंत गिरफ्तार करने के बजाय उसे ट्रैक करने का फैसला किया गया ताकि पूरे नेटवर्क को एक साथ खत्म किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं शैडो ऑपरेशन की तरफ, जहां खामोशी और थकावट ही असली हथियार थे। असल जिंदगी का खुफिया काम फिल्मों जैसा ग्लैमरस बिल्कुल नहीं होता। इसमें अथाह सब्र की जरूरत होती है। जरा ग्राउंड सर्वेलेंस की इस हकीकत को देखिए।
चिलचिलाती धूप में विक्रम ने 18 घंटे तक फटे हुए कपड़े पहनकर एक चाय वाले का रूप धारण किया। इसी बीच साइबर टीम ने चुपके से अकरम के फोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया। शाम को अकरम एक पुरानी स्प्लेंडर बाइक पर शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम में जाता है और वहां से एक भारी काला बैग लेकर निकलता है। खुफिया काम में यही सबसे बड़ी चुनौती है, बस लगातार देखते रहना और सही समय का इंतजार करना। और फिर अकरम ने एक गलती कर दी। उसने दुबई एक संदेश भेजा जिसे हमारी टीम ने इंटरसेप्ट कर लिया। सामान कल रात पहुंचेगा, फाइनल पॉइंट नीचे। जब इसे डिक्रिप्ट किया गया तो पूरी खौफनाक योजना शीशे की तरह साफ हो गई। नीचे का मतलब था मंच के नीचे। बम ठीक उसी जगह लगाया जाने वाला था जहां प्रधानमंत्री खड़े होने वाले थे। और इस तरह हम वापस पहुंचते हैं उसी रात में जब तबाही में सिर्फ 7 सेकंड बचे थे। इवेंट से ठीक पहले वाली रात 1:10। समय मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा था। मैदान में सुरक्षा बेहद कड़ी थी, लेकिन सेल जीरो के ऑपरेटिव्स, मजदूर और कैमरामैन के भेष में पहले से वहां मौजूद थे। अकरम ने अपनी पुलिस की वर्दी का फायदा उठाया और बिना किसी चेकिंग के मेन गेट से अंदर आ गया। उसने बड़े आराम से मंच के नीचे 5 किलो का RDX बॉम्ब सेट किया और 12:45 PM का टाइमर लगा दिया। उसे लगा काम हो गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि सेल जीरो की नजरें उसी पर गड़ी थीं। और यहीं पर डोभाल ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो खुद अपनी जान की परवाह किए बिना मंच के नीचे चले गए। और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ऐसे गंभीर हालातों में कितनी सटीकता और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है। मेजर चौहान ने अपना डिफ्यूजल प्रोटोकॉल शुरू किया। सबसे पहले सर्किट में बूबी ट्रैप और सेंसर्स को स्कैन करना, फिर मेन टाइमर से जुड़े लाल तार को काटना और उसके बाद रिमोट डेटोनेटर के हरे तार को काटना। 22 साल की ट्रेनिंग और अनुभव के दम पर बिना कोई भी गलती किए उन्हें उस सर्किट को समझना था। एक गलत तार और उसी पल सब कुछ खाक। पसीने से लथपथ अपने कांपते हाथों को काबू में करते हुए मेजर चौहान ने लाल तार काट दिया। क्लिक, और वो डिजिटल डिस्प्ले एकदम से रुक गया, ठीक 7 सेकंड पर। जी हां, सिर्फ 7 सेकंड। एक राष्ट्रव्यापी तबाही और लाखों लोगों की जान के बीच अब सिर्फ 7 सेकंड का फासला बचा था। इसके तुरंत बाद हरा तार भी काट दिया गया और वो भयानक खतरा हमेशा के लिए टल गया। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बारी थी एक खामोश जीत की, पूरे नेटवर्क के खात्मे की। खुफिया दुनिया का उसूल है कि काम तब तक अधूरा रहता है जब तक पूरा नेटवर्क न मिट जाए। मंच के नीचे की उस खामोशी के तुरंत बाद रात 1:47 बजे एक साथ 3 शहरों में बिना कोई शोर किए बेहद तेज स्ट्राइक हुई। इंदौर में अकरम को उसके बिस्तर से ही दबोच लिया गया। दिल्ली में IB ने 2 स्लीपर सेल्स पर छापा मारकर उन्हें पकड़ा और दुबई में रॉ एजेंट शैडो ने सीधे हैंडलर रशीद मलिक को ही किडनैप कर लिया। सिर्फ एक रात के अंदर पूरा का पूरा आतंकी नेटवर्क जड़ से उखाड़ फेंका गया। इसके बाद के 60 दिनों में पूरे देश में फैले 12 और स्लीपर सेल को खामोशी से खत्म कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, मीडिया में इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। किसी भी न्यूज चैनल पर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं। अगली सुबह जब 1 लाख से ज्यादा लोग उस रैली में पहुंचे तो वे खुशी से झूम रहे थे। उस खुशहाल भीड़ और एक रात पहले उसी मंच के नीचे मंडराती मौत के बीच का ये अंतर सच में बहुत अवास्तविक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मंच से उतरते हुए प्रधानमंत्री और भीड़ के एकदम पीछे खड़े NSA अजीत डोभाल के बीच बस एक खामोश सी नजरों की सहमति हुई। एक हल्का सा सिर हिलाया गया। कोई मेडल नहीं, कोई तालियां नहीं। खुफिया दुनिया में यही शांति और खामोशी ही सबसे बड़ा इनाम होता है। तो इस पूरी घटना का अहम पहलू ये है, इन गुमनाम नायकों की बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ हफ्तों बाद मेजर चौहान को एक लिफाफा मिला। उस पर ना कोई नाम था, ना कोई सील। अंदर एक पर्ची पर हाथ से सिर्फ इतना लिखा था, राष्ट्र ऋणी है। इस विश्लेषण को हम इस एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। जब डोभाल से पूछा गया कि क्या उन्हें डर नहीं लगता, तो उनका जवाब था, डर लगता है, लेकिन मुझे मेरे देश से प्यार ज्यादा है, और जब प्यार बड़ा होता है तो डर अपने आप बहुत छोटा हो जाता है। ये बात हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि अंधेरे में खामोशी से ऐसे कितने ही नायक हर दिन हमारे लिए लड़ रहे हैं। अगली बार जब भी सुरक्षा की बात हो तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए, क्या हम कभी जान पाएंगे कि हमारी हर सुरक्षित सुबह के पीछे ऐसी कितनी ही रातों की खामोश जद्दोजहद छिपी है?